देंगे। अब माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन पूरे होने के बाद में जो पहली कैबिनेट मीटिंग की है, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। पहला फैसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, देश के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे आज बड़ा फैसला लिया गया कि चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए और जो क्रू मिशन जाएगा, आपको ध्यान है कि चंद्रयान 3 बहुत ही एक सफल मिशन था। चंद्रयान 3 वॉज अ वेरी बिग सक्सेस एंड बेसिस दैट now the next step is to get the manned mission to move। उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। आज इसरो के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कोई भी क्वेश्चंस होंगे डिटेल तो वो भी आपके सामने दे सकते। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब। आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है। और वहां की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। और अप्रूव किया गया गगनयान फॉलो ऑन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर फर्स्ट अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन। ये प्रोग्राम जो पहले प्रोग्राम अप्रूव हुआ था उसको काफी मल्टीप्लाई करके, काफी बड़ा करके किया गया है। अब इसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ की है और सारे के सारे जो मॉड्यूल्स इसके लिए डेवलप करने हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हुए। और चौथा मिशन अप्रूव हुआ है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अभी जो लॉन्च व्हीकल है वो 10 टन के पेलोड को लेके जाता है। उसको 30 टन करने के लिए और उसमें नई टेक्नोलॉजीज जो आई है उन सबको लगाने के लिए ये मिशन अप्रूव हुआ है। सब मिशन टाइम बाउंड है और इन सब पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और भारत के हमारे स्पेस के साइंटिस्ट और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, इनकी जो बड़ी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो दूरदर्शी विजन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये स्पेस के प्रोग्रेस। साथियों में इसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। आपने देखा कि किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए एक के बाद एक नए प्रोग्राम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने, एनडीए सरकार ने अप्रूव किए। और उसी कड़ी में आज एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी, उसके लिए 24,475 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया। आप सब जानते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट्स होती है, दुनिया भर में जो डिसरप्शन एक सप्लाई चेन में चल रहा है, प्लस मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है, उन सबको देखते हुए जो प्राइस में बहुत एक ग्लोबल प्राइसेस में जो डिसरप्शन आया हुआ है, उससे हमारे किसान कैसे टोटली अनअफेक्टेड रहे, कैसे अफोर्डेबल प्राइस पे फर्टिलाइजर मिलता रहे, इसलिए आज कैबिनेट में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ की अप्रूव हुई है और फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा। और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने फार्मलैंड पे, अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। एनपीके और
एस, इन चारों के चारों न्यूट्रिएंट्स को अगर ढंग से इस्तेमाल में लें तो उसमें खेती में बैलेंसिंग आता है। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है किसानों की इनकम के प्रोटेक्शन के लिए अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में। मान लीजिए किसी फसल का एमएसपी 100 रुपए और अगर मार्केट में प्राइस 80 रुपए, तो उस केस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को इस स्कीम के तहत मीट किया जाता है। सेकेंड, मान लीजिए कभी ओवर प्रोडक्शन के कारण प्राइस एकदम कम हो गया मार्केट में, तो किसानों के लिए कैसे एक प्राइस स्टेबलाइजेशन का मैकेनिज्म बने, वो इसमें निहित है कि अगर प्राइस ऐसा होता है तो उस केस में गवर्नमेंट एक बड़ी क्वांटिटी खरीद के उसको एक बफर स्टॉक की तरह यूज करेगी। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं, आप और हम जो सारे कंज्यूमर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे हो, वो बैलेंस भी इस स्कीम में लाया गया है। माननीय शिवराज जी आपको बहुत डिटेल में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। मैं यहाँ पे ब्रीफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहा हूँ। इंटीग्रेटेड प्राइस सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन, फिर प्राइस डेफिसिट पेमेंट और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 35,000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन से ये बना है। और जो बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम दाल में और तिलहन में, पल्सेस और ऑयल सीड में वी शुड बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट इन अ कंट्री। उस मिशन में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रोल लेगा। इन तीन प्रोग्रामों के बाद में फोर्थ जो बड़ा डिसीजन आया है, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्व समावेशी विकास, सारे समाज के सभी वर्गों को साथ लेके डेवलपमेंट करने का जो एक 10 साल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने रखा है और जिससे जन जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, उसी में आज एक नया प्रोग्राम जुड़ा है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, सैचुरेशन मोड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लाल किले से ये शब्द कहा था कि हमें समय आ गया है कि हम जो बेसिक फैसिलिटीज है, उन बेसिक फैसिलिटीज को सैचुरेशन मोड में लोगों के सामने लेके जाए। यानी जो 50-60 साल तक एक सरकार का एक क्रम चलता था जिसमें किसी एक गांव में 2 घर बन गए, 3 घर बन गए, वैसा नहीं। मोदी जी का ये कहना है कि सैचुरेशन मोड हो। और इसीलिए आपने देखा टेलीकॉम में 46,000 टेलीकॉम टावर्स अप्रूव हुए थे, हर घर नल से जल में सभी का कवरेज है, आयुष्मान में 70 से ऊपर के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया न देखते हुए सबको कवरेज है। तो ये एक अप्रोच है जो बार बार एक के बाद एक प्रोग्राम्स में दिखाई देती है, क्योंकि समाज के और देश के हर नागरिक को हमें मुख्य धारा में लाना है और डेवलपमेंट का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो इसमें 25 कंपोनेंट्स जो हमारे आदिवासी बहुल गांव है, ऐसे गांव है टोटल 63,647 विलेजेस, 63,647 विलेजेस है देश भर में, करीब 549 डिस्ट्रिक्ट्स। इन सबको 549 डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब के परिवारों को, साथियों को, पॉपुलेशन को, पर्सन्स को कवरेज किया जाएगा। और इसमें 25 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके अगर हम ग्रुपिंग देखें तो हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाउसिंग है, रोड है, टैप वाटर है,
होम स्टे फैसिलिटी, एलपीजी कनेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वैसे ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कनेक्टिविटी, इन 6 बड़े सब ग्रुप्स में 25 कंपोनेंट्स यानी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आदिवासी बहुल गांवों का हो, वो भावना के साथ ये स्कीम आज कैबिनेट में अप्रूव हुई है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। और इसमें सभी का सहयोग लगेगा, सभी का सहयोग इसमें पड़ेगा। किस तरह से कि कई मंत्रालयों का सहयोग लगेगा, इसमें राज्य सरकारों का सहयोग लगेगा, और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स है, जनजातीय क्षेत्र में आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेष व्यवस्था होती है, तो जो लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का भी इसमें हेल्प लगेगी। इन सब का काम मिला के देश में बड़ा एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि इन गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बने, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन के नए स्टैंडर्ड्स आए, और लाइवलीहुड और इनकम जनरेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, 5 साल लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, लेकिन ये होने से देश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं साथियों आता हूं 5वां पॉइंट आज का, जो हमारे नौजवान जो क्रिएटर इकोनॉमी के साथ जुड़े, और आप जानते हैं कि आज क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन रही है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर स्किलिंग का, नई टेक्नोलॉजी का, इन सब का उपयोग करके कैसे यूथ को अच्छा हम एक नया रोजगार के नए अवसर दे सके, ये सोच के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस इंस्टीट्यूट में ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ये मैंने आपके साथ में जो पिक्चर्स रखे इसलिए रखे कि जैसे अभी आप रिसेंटली कई फिल्में अगर हम देखेंगे तो RRR हो, बाहुबली हो, लायन किंग हो, इन सब मूवीज में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फिल्म मेकिंग में अभी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने लगा, और गुड थिंग इज दैट many of these works are done in our own sectors in India, whether in Mumbai or Bangalore or Hyderabad or Chennai. Much of this work is done in the global capability centers in India. तो अगर हम इस कैपेबिलिटी को और बड़ा करें, so then it can create about 5 lakh employment. That is our estimate. 5 lakh additional employment create करने का इसमें potential. So we are creating on the lines of IIT, IIM. On those lines, we are creating a new institution. The formal name will be launched very soon, most probably either during waves or maybe before that. But mostly इसका नाम अभी Indian Institute of Immersive Creators या Indian Institute of Digital Creators, IIT है वैसा ही IIIC, वैसा ही इसका थॉट प्रोसेस है। बहुत बड़ा इसमें थॉट प्रोसेस है कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, उस कल्चरल हेरिटेज को लेके हम कैसे एक नया नई क्रिएटिव प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सके, डेवलप कर सके, और अपनी खुद की आईपी राइट्स हो। इस थॉट प्रोसेस के साथ और टेक्नोलॉजी में हम लोग लीडरशिप लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स के लिए, एकेडेमिया के लिए, सब के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बने, और ये इंडस्ट्री ड्रिवन हो। जैसे गतिशक्ति विश्वविद्यालय आपने देखा, पूरा प्रैक्टिकली इंडस्ट्री ड्रिवन है। इंडस्ट्री ऐसे कोर्सेज उसमें डेवलप कर रही है जिससे कि स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली 6th सेमेस्टर के आते आते जॉब ऑफर्स मिल जाए, और जो स्टार्टअप्स करना चाहे उनको इंटर्नशिप और मेंटोरशिप मिल जाए। तो वैसे ही थॉट प्रोसेस इसके पीछे है, और स्टेट और एकेडेमिया और इंडस्ट्री के साथ मिलकर करेंगे इसको, और इसकी और डिटेलिंग अभी आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली वेव्स के दौरान आएगी, या हो सकता है उससे पहले आपके सामने रखी। बट ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि ये एक टोटली नई थिंकिंग है। इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कैसे हम चैनलाइज करें, कैसे उसको और अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट करें।
साथियों, बायो इकोनॉमी आज जैसे एआई है उतनी ही बड़ी ये इकोनॉमी बायो इकोनॉमी बनने वाली है। इसीलिए आपने देखा पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में एक के बाद एक बायो टेक्नोलॉजी से संबंधित कई नए प्रोग्राम्स, नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। और आपने बायो E3 अभी रिसेंटली देखा था। बायो E3 के फॉलोअप में आज कैबिनेट में हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अप्रूव हुआ है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री at an investment of 9,197 crore. The thought process again behind this is that we have achieved great success during the last 10 years in biotechnology. अगर आप ये दोनों कॉलम्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इन दोनों कॉलम्स में आपको क्लियरली विजिबल होगा किसी भी पैरामीटर पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्टार्टअप्स पे, आईपी फाइल्ड पे, फंड्स कमिटेड पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप पे, किसी पर भी अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ क्वांटम जंप, ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स का जंप है बिटवीन 2012 एंड 2023. So that kind of jump was possible because there was a huge thrust on biotechnology. Various programs were created to support that, and now we are seeing that a large number of development is happening in the tier 2 and tier 3 cities. आप देखो करीब tier 2 और tier 3 is today practically more than tier 1. इतना बड़ा ये चेंज आ रहा है कि वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसीलिए इसमें एक जरूरी थी कि नेक्स्ट स्टेप ले लिया जाए अभी, और नेक्स्ट स्टेप लिया है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री का। बायो E3 में जो 6 कंपोनेंट आपके सामने रखे थे, उन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी, और ये कैसे होगी अगर आप सरल भाषा में इसको समझे तो मान लो किसी ने एक मॉलिक्यूल या कोई ऐसा डेवलप किया, एक नई बायोटेक्नोलॉजी की चीज डेवलप की, फ्यू मिलीलीटर्स लेबोरेटरी में उसको डेवलप किया, अब उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे? टेस्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई एक लैब चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जैसे एग्जांपल अगर दें तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दें तो जैसे मोहाली की लैब है, तो मोहाली की लैब में कोई सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट अगर डेवलप हुआ तो उसको वहां पे टेप आउट किया जा सकता है, राइट? सिमिलरली इसमें फाउंड्री डेवलप करेंगे जिसमें किसी भी इन सब एलिमेंट्स में कोई भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करता है कोई स्टार्टअप या कोई एकेडेमिया, तो उसको लैब के बाद में जो नेक्स्ट लेवल लाना है उसके लिए फाउंड्री में सपोर्ट। ये कॉमन फैसिलिटी होगी, जिस कॉमन फैसिलिटी में कोई भी स्टार्टअप एकेडेमिया कोई भी आके अपना प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकता है और उसको स्केल अप करने में उससे मदद मिलेगी। अगर इसके पीछे जो नंबर्स हैं, इन द सेंस कि ये आज बायो इकोनॉमी में देश कैसे लीडरशिप ले रहा है, उसके पीछे के जो अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स अगर आप देखें तो 1920 से लेकर 2023 तक significant achievements, and that is why the entire world is today looking at India as one big country in which the talent can be channelized towards development of more biotechnology products and solutions. इसीलिए आज इस प्रोग्राम को अप्रूव किया है कैबिनेट ने एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,197 करोड़। एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोविड की वैक्सीन। तो कोविड की वैक्सीन जिस तरह से डेवलप हुई थी, लैब में डेवलप होना, उसको फाउंड्री में लाना और फिर मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाना, तो ये अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने। मैं आता हूं लास्ट पॉइंट। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware,
1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिस्ट्रप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सबको एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट कमिटी एक्सटेंसिवली कंसल्टेड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ stakeholders including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields। इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इस रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा फैसला, 7 बड़े फैसले आज दिए गए, ये 7 के साथ आपके सामने मैंने रखे और बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में हमेशा आते हैं, इतना पेशेंट होते हैं उसके लिए। और क्वेश्चन 152
आपको एक माइक दे दो, बाई चांस उनके जो क्वेश्चन ये माइक उनको Sir, Pragya from Times Now. Sir, this is regarding one nation, one election. Obviously, you need to amend the constitution when it comes to one nation, one election. While you do not need ratification by the states when it comes to Lok Sabha and assembly elections to be held together, but for other things like municipality, you need ratification by states, at least 50% of them. How will you conduct that, and when is the process? When do you think this process will start? Because many parties in the opposition are saying that this is not feasible, and they are opposing it. In fact, 12 of the opposition parties have opposed it. How do you plan to implement it? A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run. And this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the sector-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we are seeing there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें discussion करिए, detailed discussion करिए, detailed चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को address करके आगे बढ़िए. 10 number. Sir, good afternoon. Shishir from Hindu Business Times. Sir, I have two questions. Can we expect the 2029 election on this One Nation, One Election? I'm talking about the Lok Sabha election. And my second question is, what would be the economic implication of this decision? There will be good positive implication, economic implication because of this decision. And we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report. Report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you will come to know that there is an appointed date. So once that process completes, process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. 18. Sir, this is Payal from Network 18. So just yesterday the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, when you're talking about the allies you're saying were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 in 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in our hand. One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who is saying that it's because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047. Whatever needs to be done will be done, and this is one of those major decisions where, as I said, service